कहते हैं भारत गांव में बसता है। खेत, किसान, मजदूर और जवान बनाते हैं भारत महान। संसाधनों की सीमितता इनको जीवन में प्रतिदिन कुछ नया जुगाड़ू बनाने की प्रेरणा देती है। जब इन्हीं मजदूरों, किसानों के बेटे पढ़ लिख कर सरकारी सेवाओं में आते हैं तो इनका सीना चौड़ा हो जाता है और इनकी मेहनत अपने रंग बिखेरने लगती है। इन युवाओं के प्रेरणा स्रोत या यूं कहें रोल मॉडल कोई फिल्म एक्टर या फिल्म स्टार या क्रिकेटर नहीं होता है, बल्कि इनकी प्रेरणा और इनको जो प्रेरणा मिलती है वो अपने माता पिता की मेहनत, मजदूरी, किसानी और उनकी मजबूरी देती है। ये प्रेरित होते हैं इस बात के लिए कि किस तरह से अपने माता पिता को मजदूरी के से निकाल कर एक अच्छा जीवन दे सकें, किस तरह उनके सपनों को पूरा कर उनकी आंखों में चमक पैदा कर सकें। और इन्हीं सब प्रेरणाओं से प्रेरित होकर जब भारतीय ग्रामीण युवा सरकारी सेवाओं में आता है अपना सपना लेकर, अपने माता पिता के सपने को पूरा करने के लिए, तो वह अपनी सच्ची निष्ठा, ईमानदारी से इस देश का नाम रोशन करता है और सब कुछ भुलाकर देश की सेवा में लग जाता है। आज हमारे बीच ग्रामीण परिवेश से निकले ऐसे ही एक विद्यार्थी हैं, धनंजय गौड़, ग्राम चितरसेनपुर, जिला वाराणसी, उत्तर प्रदेश, जिन्होंने आरटीओ जूनियर असिस्टेंट के पद पर परीक्षा देकर अंतिम रूप से चयनित हो चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। और आज हम एक शुरू कर रहे हैं नया सेशन, सक्सेस यात्रा। हमारे कोचिंग, हमारी संस्था के पढ़ाए बच्चे जो विभिन्न जगहों पर चयनित हैं, उनकी सफलता की कहानी, उन्हीं की जुबानी हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। और आज के हमारे पहले एपिसोड के जो स्टूडेंट हैं, और आप उनको स्टूडेंट नहीं कह सकते हैं, सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं, वो हैं धनंजय जी, जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले बच्चे के लिए साक्षात प्रेरणा का स्रोत है, मोटिवेशन है कि किस तरह से इन्होंने तैयारी की। 8 किलोमीटर प्रतिदिन यात्रा करके कोचिंग आते थे और लगातार तैयारी करते रहे। कभी भी इन्होंने ये नहीं सोचा कि इनकी तैयारी किस तरह से नकारात्मकता से प्रभावित नहीं हुई और अपने आप को सेल्फ मोटिवेट रखा। तो बात करते हैं आज धनंजय जी से। धनंजय जी, जो आपकी सफलता की यात्रा रही, जो इतने दिनों तक आपने तैयारी की और उसके बाद आप कई परीक्षाएं भी बीच में पास करते गए, लेकिन अंतिम रूप से आपका चयन नहीं हो पाया और फिर फाइनली आपका चयन UPSSC में RTO डिपार्टमेंट में जूनियर असिस्टेंट के पद पर हुआ। तो इस पूरी यात्रा के बारे में थोड़ा सा संक्षेप में हमें बताएं और अपना थोड़ा परिचय भी दें। जय हिंद, मैं धनंजय कुमार, चित्रसेनपुर की पृष्ठभूमि से मुझे YS कोचिंग संस्थान में आज बोलने का अवसर दिया जा रहा है। मैं गुरुजी का आभार व्यक्त करता हूँ। मैं यहाँ पर 2016 में YS कोचिंग संस्थान ज्वाइन किया था। उसके बाद से मैं कंटिन्यूटी लगा रहा। मैं एक एवरेज स्टूडेंट था। यहाँ पर मैंने 16, 17, 18 तक तैयारी किया था। उसके बाद YS कोचिंग संस्थान का ही एक नया ब्रांच खुल गया था जो कि हमारे घर से नज़दीक था। उसके बाद मैंने वहाँ पे अध्ययनरत रहा। मेरा यहाँ पर भी जब YS कोचिंग संस्थान ऑफलाइन क्लासेस चलती थी तो यहाँ पर भी मेरा सिलेक्शन हुआ था, लेकिन कहीं न कहीं मैं अंतिम रूप से चूक जाता था। जैसे कि मेरा MTS में हुआ था, रेलवे ग्रुप D में 2018 की, तो उसमें हुआ था, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी हुआ था, लेकिन अंतिम रूप से मैं चूक जाता था। कुछ नंबर से मेरा नहीं हो पाता था अंतिम रूप से। तो लेकिन हमारे जैसा कि सर जी भी हमेशा कहा करते थे, जीता वही है जो लड़ा है। शिक्षा के वजह से ही शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा, ऐसा बाबा साहब अम्बेडकर भी कहा करते थे। तो मैं हमेशा लगे रहता था, चाहता था कि कुछ न कुछ
हमको करना ज़रूर है, हमको नौकरी पानी है, लेनी ही है, चाहे जैसे ही। धनंजय, जैसे ऐसे बहुत सारी परिस्थितियां कभी कभी विद्यार्थी के जीवन में आती हैं कि उसे लगता है कि नहीं अब नहीं हो पा रहा है या अब हमें तैयारी छोड़ देनी चाहिए, बहुत दिन हो गया, बड़ा लंबा समय हो गया, और बहुत सारे लोग छोड़ के चले भी जाते हैं, तैयारी बंद कर देते हैं, अपने घर के कामों में लग जाते हैं या अन्य कामों में लग जाते हैं। ऐसी कौन सी चीज़ें रहीं जो आपको हमेशा मोटिवेट करती रही कि आप तैयारी में हमेशा लगे रहे, और जब कभी भी मन में ये भाव आया कि नहीं अब नहीं हो पाएगा, तो इस सिचुएशन को आपने कैसे हैंडल किया, ये बताइए, क्योंकि ये चीज़ें जानना हर उस प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले बच्चे के लिए ज़रूरी है। क्योंकि मुझे लगता है कि हर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले बच्चे के जीवन में एक ऐसा समय आता होगा कि उसे लगता होगा कि नहीं अब मुझसे नहीं हो पा रहा। बाई चांस 1-2%, 5% लोग हों जिनका पहले दूसरे अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो जाए, वो एक अलग की बात है, लेकिन आप तब ऐसी क्या चीज़ रही जो आपको हमेशा मोटिवेट करती रही कि नहीं मुझे सरकारी नौकरी ही करनी है? मुझे जो मोटिवेट करती थी वो हमारे माता पिता का जो स्थिति था वो हमेशा मोटिवेट करता था, क्योंकि जो उनका काम था वो अधिया टुकड़ी वाला, किसी का खेत अधिया पे लेकर फिर करना, फिर आधा उनको देना, फिर आधा लेना, उससे पेट पालन करना। पिताजी का जो काम था वो भी ठीक से उतना अर्निंग नहीं था कि वे अच्छी तरह से भरण पोषण कर पाए। कभी कभी जब हमको अपने साथ काम पे ले जाते थे तो जब मैं ये देखता था तो हमको आंखों से आंसू आ जाते थे कि यार अगर मैं भी अगर कोई कर नहीं पाया, अगर बाई चांस कुछ हुआ तो मुझे भी यही सब करना पड़ेगा। तो मैंने उसी समय ठान लिया था कि हमें पढ़ना ही है, चाहे जो कुछ हो जाए पढ़ना ही है और एक अच्छी नौकरी पाना हासिल करना है। यानी घर की परिस्थितियों ने हमेशा ये मोटिवेट किया कि नहीं हमें कुछ बेहतर करना है और इस घर और इस परिवार के वो सम्मान को समाज में स्थापित करना है और ऊंचा ले जाना है। तो कहीं ना कहीं धनंजय सेल्फ मोटिवेटेड रहे, अपने परिवार से मोटिवेटेड रहे, और इन्हें ये लगा कि नहीं घर और परिवार की जो परिस्थिति है, जो एक मजदूर और किसान के परिवार की पृष्ठभूमि है, उससे बाहर आने के लिए एक सरकारी नौकरी को ही इन्होंने अपना माध्यम बनाया और सरकारी सेवा में चयन के लिए पढ़ाई और कंपटीशन देते रहने के लिए इन्हें इनके घर से प्रेरणा मिलती रही। धनंजय जी, जो जैसे एक मजदूर किसान का परिवार है और ऐसे परिवार में जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसे इस तरह की परिस्थितियां देखने को मिलती हैं। हम लोग भी ग्रामीण परिवेश से हैं, ऐसी परिस्थितियां अक्सर देखने को मिल जाती हैं। तो क्या महत्व रखता है एक सरकारी सेवा में किसी मजदूर या किसान के बच्चे का चयन हो जाना, उस परिवार के लिए कितना महत्वपूर्ण है जो एक मजदूर और किसान का परिवार है? क्या परिवर्तन आ जाता है सरकारी सेवा में चयन के बाद उस पारिवारिक की पृष्ठभूमि में, समाज के नज़रिए में और आर्थिक स्थिति में? जब एक मजदूर और किसान का बेटा सरकारी नौकरी में आ जाता है तो वो अपने परिवार को अपने हिसाब से हैंडल कर पाता है, परिवर्तन शुरू कर देता है। जी। वो जो इस काम शुरू में हुआ करता था वो चाहता था कि अब बेहतर तरीके से हो, हाँ बेहतर तरीके से हो, एक नया दिशा दे देता है जी। रही उस जो सैलरी मिलती है उससे आर्थिक मदद मिलती है, उनको खड़े होने में एक फायदा होता है जी। और समाज में रही बात नौकरी में आ जाने के बाद सम्मान और प्रतिष्ठा भी बढ़ जाता है। जी। धनंजय जी, एक सबसे बड़ी बात, जैसे अगर आप जो कह रहे हैं कि किसी भी मजदूर किसान परिवार या गरीब परिवार या मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे के लिए या उनके माता पिता के लिए या पूरे परिवार के लिए जो सरकारी सेवा है वो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन आप देख रहे हैं कि वर्तमान सरकार है वो लगातार निजीकरण पर फोकस किए जा रही है। इंडियन एयरलाइंस और रेलवे के प्राइवेटाइजेशन की बातें चल रही। तो ये जो प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी है, जो निजीकरण की पॉलिसी है, वर्तमान समय में देश सरकारी सेवाओं के लिहाज से तो ठीक नहीं है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या सरकार की जो निजीकरण की नीति है वो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में युवाओं के लिए ठीक है? मुझे लगता है कि निजीकरण जो तत्कालिक परिस्थिति में है देश हित में नहीं है। अभी माननीय मोदी जी ने ही कहा था कि 80 करोड़ जनता को हम सरकारी अनाज दे रहे हैं। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि अभी जब दूसरे देश से तुलना करके उस अपने देश को निजीकरण में लाना कहीं कहीं व्यवहारिक रूप में सही नहीं होगा।
मतलब कहने का मतलब ये है कि जिस देश की 80 करोड़ जनसंख्या आज भी सरकारी गल्ले पर निर्भर है, उस देश में अमेरिका और ब्रिटेन के पैटर्न पे निजीकरण की को प्रभावी रूप से लागू करना अभी देश हित में नहीं है, Yes. लोक कल्याण के हित में नहीं है। यस। जी धनंजय जी, एक जो बात है कि जब आपका सिलेक्शन हुआ, क्योंकि पहले भी आपके रिजल्ट आते रहे हैं, ये अलग बात है कि अंतिम रूप से आपका चयन नहीं हो पाया, तो जब अंतिम रूप से आपका यूपी SSSC जूनियर असिस्टेंट RTO डिपार्टमेंट में रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट आया, तो आपके माता पिता की और आपके अड़ोस पड़ोस की क्या प्रतिक्रिया रही? सबसे पहले अपना रिजल्ट आपने किसको बताया? सबसे पहले रिजल्ट मैं अपने मम्मी को बताया था। हाँ हाँ, तो कैसा लगा उनको, क्या प्रतिक्रिया रही होगी? उनका उसमें जो उनके आंखों से तो आंसू आ गए थे कि ये सुन कर कि बेटे का चलो हो गया सिलेक्शन। अच्छा। उसके बाद मैं अपने पिताजी को बताया था। हाँ। उसके बाद भैया को बताया। तो रिजल्ट देख के उसी दिन बताया या अगले दिन? उसी दिन। अच्छा अच्छा। उसी दिन बताया। हाँ। धनंजय कितने, मतलब मुझे भी 9:30 बजे रात को आपने कॉल किया था, तो लगभग मतलब मैं किस नंबर पे था बताने वालों में? सर चौथे या पांचवें में। अच्छा चलिए ठीक है, कम से कम आपने 10 की सूची में मुझे रखा। तो क्या प्रतिक्रिया रही और अड़ोस पड़ोस के लोगों की, और अभी क्या मतलब वर्तमान में जो आपके अगल बगल के लड़के हैं वो आपके चयन के बाद उनके बीच में क्या माहौल है? जब मेरा रिजल्ट आया था तो मेरे माता पिता तो प्रसन्न थे ही, बल्कि आसपास के लोग भी प्रसन्न थे। जी जी। जब वे हमसे मिले थे तो मतलब उदाहरण देते थे कि देखो धनंजय का हो गया, पढ़ता था और वो साइकिल से जाता था। हाँ धनंजय, ये मेरे लिए, मैं एक भी चीज़ बताना चाहूँगा कि 2016 से 19 तक धनंजय के घर से जो कोचिंग है वो 8 किलोमीटर दूर है, और चाहे सर्दी हो गर्मी हो, सुबह 6 बजे क्लास शुरू होती थी, मुझे पूरा याद है। और सुबह 6 बजे क्लास शुरू होती है, और धनंजय सर्दी गर्मी बरसात में भी सुबह 6 बजे, कभी कभी तो बारिश के दिनों में या बहुत ठंड के समय में टीचर्स नहीं पहुंच पाते थे या सब बच्चे नहीं आते, उसके पहले धनंजय आ जाते थे, और एक बहुत पंक्चुअल स्टूडेंट की तरह धनंजय पढ़ते रहे। बाद में सेंटर का एक ब्रांच जो है इनके घर के बहुत करीब में खुल गया, तो ये वहाँ पे फिर पढ़ने लगे, तो वहाँ पे भी उन्होंने काफ़ी समय तक पढ़ा। तो ये एक बड़ी बात रही कि इतनी दूर तक लगातार तैयारी करते रहना। एक किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में जो बच्चा सोचता हो कि अब मेरा नहीं हो रहा है, या 1-2 रिजल्ट के बाद लोग हताश हों, उनके लिए धनंजय एक मोटिवेशन है, इसमें कोई शक नहीं है। तो धनंजय, जैसे अभी क्या स्थिति है कि 2 तरह की चीज़ें हो गई हैं। जो कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चे हैं वो 2 संवर्ग में बंट गए हैं। एक संवर्ग है जो शहरों में तैयारी कर रहा है, और एक संवर्ग है जो गाँव में तैयारी कर रहा है। शहरों में तैयारी करने वाले बच्चों की पारिवारिक पृष्ठभूमि अच्छी है, आर्थिक रूप से भी कुछ संपन्न है, और गांव में तैयारी करने वाले बच्चे ना तो आर्थिक रूप से बहुत संपन्न है, ना साधन संसाधन से बहुत संपन्न है। तो इनके बीच जो कंपटीशन है, चूँकि कंपटीशन तो दोनों दे रहे हैं, तो सिलेक्शन जो होना है वो इनसे भी होना है, शहरी क्षेत्रों से भी होना है और ग्रामीण क्षेत्रों से होना है। ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों की ऐसी क्या रणनीति बनाएं कि कम से कम संसाधनों में वो अपने आप को उन शहर के बच्चों के बीच खड़ा कर पाएँ? ऐसे में आप ग्रामीण बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि किस प्रकार वो तैयारी करें कि शहर के बच्चों से कंपटीशन ले पाएँ? मैं ग्रामीण बच्चों को यही कहना चाहूँगा कि जैसे कोई भी वैकेंसी आती है तो आप जाइए टीचर से, उसके बारे में सिलेबस पूरा डिस्कस करिए। टीचर और आप दोनों मिलकर उस पर डिस्कस करेंगे तो एक जो स्ट्रेटजी होगा उसके अनुसार आप तैयारी करेंगे तो शायद बेहतर रिजल्ट आ पाएगा। जो गांव में बच्चे होते हैं, अभ्यर्थी होते हैं जी, उनमें लगन ज़्यादा होता है, वे हार्ड वर्किंग से डरते नहीं हैं जी। बाहर में तो बच्चे हालांकि वो भी मेहनत करते हैं, लेकिन क्या होता है घर पे उनको बहुत सारे काम भी करना होता है, तो कहीं कि हमेशा वो उस काम से प्रेरणा उनको मिलती है कि यदि मैं अच्छे मार्क्स ला दूँ तो मुझे एक काम ना करना पड़े, तो ये प्रेरणा उनको मिलती है। और जो गांव में होता है, टीचर से जो निकटता टीचर और कैंडिडेट में पाई जाती है वो बहुत नज़दीकी होता है, एक पारिवारिक मामला जैसा होता है कि मतलब किसी भी चीज़ को बहुत फ्रेंकली से एक दूसरे से बातें कर लेते हैं, वार्तालाप फैमिलियर हो जाते हैं। जो टीचर और स्टूडेंट्स होते हैं जो ग्रामीण परिवेश के होते हैं, तो चूँकि संख्या भी बच्चों की कम होती है कक्षाओं में, तो इसलिए इनका इंटरेक्शन बहुत अच्छा हो जाता है। शहरों में भीड़ बहुत है और विशुद्ध रूप से कॉमर्शलाइज हैं वो, तो इसलिए उनका बच्चों से वो इंटेंशन
नहीं होता है। तो एक बात और मैं जानना चाहूँगा कि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में आप कोचिंग को कितना महत्व देते हैं? कोचिंग कक्षाएं कितनी महत्वपूर्ण हैं किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए? कोचिंग हमको एक गतिशील देता है। यहाँ पर हम आते हैं तो काफ़ी बच्चे होते हैं, मतलब तो हमको क्या होता है, आपस में एक दूसरे से डिस्कशन करते हैं, वार्तालाप करते हैं, क्या स्ट्रेटजी हमेशा अपडेट रहते हैं। लेकिन क्या होता है, सेल्फ स्टडी से क्या होता है, उनको कोई नोटिफिकेशन मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो उस चीज़ से एकदम नहीं जान पाते हैं। तो कोचिंग क्या होता है, कोचिंग हमेशा हर चीज़ से अपडेट करता है कि चलो देखो ये चीज़ें हैं अब आ गई है, इसमें ये चीज़ बदलाव हुआ है, ये नया चीज़ निकल कर आया है, तो इसको अच्छे से कंठस्थ कर लिया जाए। कोचिंग एक स्ट्रेटजी देती है और क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ये सारी चीज़ें कोचिंग में टीचर के द्वारा समझाया जाता है। यही चीज़ जो बच्चे मेहनती होते हैं वे अच्छे से समझकर धारण कर लेते हैं और अच्छे रिजल्ट ला पाते हैं। धनंजय, कुल मिला के इतने दिनों के लंबे सफ़र और इतनी तैयारियों के बाद जिस जगह आप चयनित हुए हैं, एक अच्छा प्रतिष्ठित पद है और पद पर रहते हुए आप जो है आपको एक देश सेवा का, एक तरह से देश सेवा का भी अवसर मिलेगा। आपको कुछ ना कुछ जो है सामाजिक जो आपकी प्रतिष्ठा है गांव में, समाज में, अगल बगल, उसमें भी ऊंचाई मिलेगी। तो किस रूप में धनंजय बताइए कि किस तरह से अपनी सफलता जो आपने प्राप्त की है उसका अंतिम रूप से आप श्रेय किसे देना चाहते हैं कि ये जो सफलता है इसमें किन किन लोगों का योगदान रहा आपकी मेहनत के अतिरिक्त? क्योंकि आपका मेहनत तो सर्वोपरि था, कोई कितना भी योगदान कर ले किसी भी विद्यार्थी के साथ, लेकिन यदि विद्यार्थी मेहनती नहीं है, विद्यार्थी मेहनत नहीं करता है तो सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। तो आपकी मेहनत के अतिरिक्त कौन कौन लोग ऐसे सहयोगी रहे जिन्होंने आपको इस मुकाम तक पहुँचने में आपकी मदद की? मैं अपनी सफलता का श्रेय बाबा भूतनाथ, माता पिता, शिक्षकों जैसे दीपक सर, यशवंत सर, जयशंकर सर और मेरे प्रिय मित्र चंदन, राजेश, भरत, पंकज आदि रहे हैं। इन्होंने हमारे मित्र तो हमेशा क्लोज रहते थे, बोलते थे चलो यार क्या टाइम वेस्ट करना, चलो कुछ पढ़ ही लेते हैं। हमेशा जो भी चीज़ें कभी कभी होता था हम लोग खेलने के लिए टाइम निकालते थे, लेकिन क्या है हमें मित्र की वजह से वे बोलते थे चलो यार पढ़ते हैं, एग्ज़ाम आ गया है, तो कहीं ना कहीं हम लोग देख कर एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं। तो मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने गुरुजनों, शिक्षकों, माता पिता एवं मित्रों को देना चाहूँगा। अच्छा धनंजय, जब कभी इसके पहले एग्ज़ाम में रिज़ल्ट आए आपके और फाइनल आपका चयन नहीं हुआ, जैसे MTS में हुआ, रेलवे में हुआ, लोको पायलट में हुआ, तो ऐसा तो लगा होगा ना कि भाई अब तैयारी जो है ठीक है, नहीं जाते हैं पढ़ने, आप छोड़ो, हो गया। तो ऐसे में दोस्तों का क्या योगदान रहा? दोस्तों ने किस तरह से आपका सहयोग किया? सर क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। जैसे आप जब कभी ऐसा हुआ होगा कि रिज़ल्ट नहीं आया तो अपसेट हो गए होंगे, हाँ, तो ऐसे कुछ दोस्त मित्र रहे जिन्होंने आपको पकड़ के क्लास तक ले गए कि नहीं यार चलो चलना है, पढ़ना है, लगे रहना है और सेलेक्ट होना है? यस सर, हमारे ऐसे दोस्त रहे हैं जिनका मैं नाम लेना चाहूँगा, जैसे चंदन हो गए, भरत हो गए, पंकज हो गए, राजेश हो गए। ये हमेशा ऐसे काफ़ी मुझे नज़दीक रहते थे। हमेशा हम लोग ऑनलाइन भी एक दूसरे संपर्क में रह करते थे। जैसे कभी किसी का माइंड डिस्टर्ब हो गया तो हम लोग मिलजुल कर मतलब कहीं करते चलो यार भरत का कुछ माइंड अपसेट चल रहा है, उसको ऐसा हम लोग किसी न किसी तरीके से सुझाव देकर हम लोग अध्ययन में फिर लग जाते थे। तो मैं कहूँगा कि हमारे सफलता में हमारे मित्रों का भी काफ़ी योगदान रहा है। अच्छा धनंजय, चलिए अब अंतिम में एक बात, अपने संस्थान जो YS कोचिंग क्लासेस है और इसकी जो आजकल अभी एक नया सिस्टम इन्होंने शुरू किया है YS कोचिंग क्लासेस ने, हमारी क्लासेस ने, सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, तो इस पर आपकी क्या राय है और किस तरह से ये बच्चों के लिए सहयोगी साबित हो सकता है? तो हमारे बच्चों के लिए दो शब्द इस संस्थान और व्यवस्था के बारे में बताएं। मैं ग्रामीण बच्चों से या अपने गांव के आसपास या कुछ दूर के बच्चों से यही कहना चाहूँगा कि YS कोचिंग संस्थान ऑफलाइन चला करती थी जब मैं 2016 से स्टार्ट किया था, लेकिन सर जी ने एक नया फैकल्टी दे दिया है कि अब ऑनलाइन सिलेक्शन गुरुजी के नाम से ऑनलाइन फैकल्टी भी प्रोवाइड किया जा रहा है। तो हम तो यही कहेंगे
कि उन सभी ग्रामीण बच्चों को जो बाहर ना जाकर पढ़ पा रहे हैं या उनको सही कंटेंट नहीं मिल पा रही है, तो वे मेरा विश्वास मानिए, मैं सफलता यहाँ से अगर पा सकता हूँ तो आप भी पा सकते हैं। तो आप सिलेक्शन गुरुजी चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आप ऑफलाइन पढ़ सकते हैं तो ऐसा अवसर न छोड़ें, आपको सफलता मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, अवश्य मिलेगी। जी। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद धनंजय जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात ये रहे कि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए एक प्रेरणा मिली कि हम अगर 1-2 परीक्षाओं में चयनित नहीं हो पाते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि 1-2 परीक्षाएं हमारे जीवन का मानक तय करेंगी और हमें क्या भविष्य में बनना है इसका निर्धारण करेंगी। हमारा भविष्य का निर्धारण हमें स्वयं करना है। 1-2 परीक्षाएं आपके जीवन का निर्धारण नहीं कर सकती। मेरा खुद का मानना है कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में आपका चयन नहीं होना इस बात का कहीं से भी निर्धारण नहीं करता है कि आपकी योग्यता में कोई कमी है। निश्चित रूप से हो सकता है कि उससे बड़ी कोई परीक्षा आपका इंतजार कर रही हो। उस 2 घंटे में जिस घर में परीक्षा में आप चयनित नहीं हुए हैं, उस 2 घंटे में आपका परफॉर्मेंस ये निर्धारित नहीं कर सकता है कि आपके पूरा 60 साल 65 साल का जीवन कैसा होगा। तो निश्चित रूप से हर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले बच्चों से इतना ही कहना चाहूँगा कि लगे रहिए, भागिए मत, छोड़िए मत, निश्चित रूप से कुछ न कुछ मिलेगी। लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। और इन चंद पंक्तियों के साक्षात उदाहरण अगर कोई पूछे कि इस पंक्तियों का उदाहरण कौन है, तो वो धनंजय जी आपके साथ बैठे हुए हैं। सिलेक्शन गुरुजी के सक्सेस यात्रा के इस एपिसोड में आज धनंजय जी के साथ इतना ही। मैं एक शायरी शेयर करना चाहूँगा। जी जी जी। मांग तुझे मिलेगा, मांग तुझे मिलेगा, ढूंढ तू पाएगा, खटखटा तेरे लिए सफलता का दरवाज़ा खुल जाएगा। एक बार मेहनत से पूरे मन और श्रद्धा के साथ आप कंपटीशन में लग जाइए, विश्वास मानिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद धनंजय जी। तो सिलेक्शन यात्रा में आज इतना ही। फिर कुछ एक बेहतरीन विद्यार्थी जिन्होंने सिलेक्शन प्राप्त किया है उनके साथ अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन। जय हिंद, जय भारत।